नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च पीवाईक्यू सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है 8वां क्लास, आज उसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 160 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्थात 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की पोशाक उसके मतदान व्यवहार को प्रतिबिंबित या भविष्यवाणी नहीं करती, ध्यान रखिएगा नहीं करती है, तो यह धारणा क्या है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोशाक, इसका कीवर्ड निकालो आप, पोशाक और मतदान व्यवहार। ठीक, मतदान व्यवहार, अब इन दोनों में क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भविष्यवाणी ही नहीं करती या प्रतिबिंबित ही नहीं करती। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पोशाक है, ये मतदान व्यवहार, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, जीरो को रिलेशन, यानी शून्य सहसंबंध है। ठीक, ये ध्यान रखना। जब उसके ड्रेस, ठीक, और उसके क्या है वोटिंग बिहेवियर में कोई नॉट रिफ्लेक्ट, कोई प्रिडिक्टिव, मतलब नॉट रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट, ये चीज़ कोई एजप्शन क्या करेंगे हम, जीरो कोरिलेशन। ठीक, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें क्या लिखा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब होता है कि जब दोनों चर यानी दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ मतलब घटते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब एक साथ इंक्रीज करेंगे एक साथ डिक्रीज करेंगे तो उसी को कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब साथ में ऊपर जाएंगे साथ में नीचे आएंगे, ये ध्यान रखिए। जैसे आप पढ़ने का समय, पढ़ने का हावर जो बढ़ाते हो तो उससे आपके क्या होंगे, मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। या आप पढ़ने का जो हावर है, पढ़ने का जो हावर है आप उसको कम करते हैं तो आपके मार्क्स भी डिक्रीज होंगे, मार्क्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी एक साथ जब दोनों वेरिएबल बढ़ते हैं या घटते हैं, दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं या दोनों वेरिएबल एक साथ घटते हैं तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, अब निगेटिव क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जब दोनों चर, दो चर में एक चर क्या होगा, जो एक चर होगा आपका, एक चर और दूसरा चर, एक चर आपका बढ़ेगा और दूसरा चर आपका कम होगा यानी घटेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। यानी एक चर ऊपर जाएगा तो दूसरा चर नीचे होगा, या दूसरा चर ऊपर जाएगा तो पहला चर नीचे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, तो उसी को कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर पे। 142 नंबर, 142 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वेब आधारित शोध के लाभ हैं, यानी ध्यान रखिए एडवांटेज पूछा है, एडवांटेज मतलब लाभ, ये ध्यान रखिए। जब मान लो आप क्या करो, ऑनलाइन सर्वे कर रहे हो, ठीक, वेब आधारित शोध यानी ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, समय की बचत होती है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, ऑनलाइन किसी चीज़ को खोज रहे हैं आप, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका समय का बचत होगा। प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार कार्य में संलग्न हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। कोई भी प्रतिभागी होगा जो अपनी समय, मतलब अपनी सुविधा, जब भी उसको टाइम मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपके वेब रिसर्च शोध, जो भी ऑनलाइन आधारित शोध है, ठीक, वेब मतलब जो भी मान लो वेबसाइट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार, यानी जब उसको टाइम प्रतिभागियों को मिलेगा तो आपके सर्वे में भाग लेगा। ठीक ठीक, ये ध्यान रखें, यहाँ पे भी ऑनलाइन सर्वे के लाभ है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेटा संग्रह स्वचालित, मतलब स्वचालित मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, और क्या होता है सटीक, एक्यूरेट, द डाटा कलेक्शन इज ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट होता है, तो ये ध्यान रखिए, ये भी सही है आपके ऑनलाइन मतलब वेब आधारित शोध में, वेब बेस्ड रिसर्च, ये ध्यान रखिए। यह एक छोटा सा नमूना मांगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है ऑनलाइन मतलब वेब आधारित शोध में, ये छोटा सा नमूना मतलब डिमांड और स्मॉल सैंपल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिभागियों को भारी भुगतान किया जाता है, भुगतान मतलब होता है पेड, मतलब क्या होता है, ये पैसे दिए जाते हैं क्यों ऑनलाइन रिसर्च में भाग लें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कभी कभी ये फ्री होता है, ये पैसा नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन डी और ई आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, ए बी सी आपका ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर पे। 143 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वेक्षण अनुसंधान में बड़ी संख्या में उन उत्तरदाताओं का नमूना लेने का लाभ होता है जिन अनुसंधान के लिए चुना जाता है, ये ध्यान। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सर्वे रिसर्च की खासियत क्या है इसमें,
कि इसमें जो रिसर्चर होता है बहुत बड़े ग्रुप से जो भी डेटा है वो आसानी से कलेक्ट कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं। ये बात सही है। सर्वे अनुसंधान यानी सर्वे शोध में बड़ी संख्या में उन उत्तरदाताओं मतलब जो प्रतिभागी का नमूना लेने में लाभ होता है जिन्हें अनुसंधान के लिए चुना जाता है। तो ये सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है, यानी बड़ा ग्रुप होता है, उससे डेटा लेने में जो होता है वो आसानी होता है। ये ध्यान रखिए, ये बात सही है। शोधकर्ताओं के पास अपने स्वयं के सर्वेक्षणों को संचालित करने के लिए इससे स्वयं करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि यह क्या हो सकता है कि स्वयं ही करना है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सर्वे टूल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। यदि आप जैसे रिसर्चर कोई है, रिसर्चर के पास सर्वे कंडक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे समझो ऑनलाइन सर्वे कर सकता है, वो टेलीफोन सर्वे कर सकता है, मेल से सर्वे कर सकता है। मतलब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो रिसर्चर यहाँ खुद नहीं जाके मतलब वहाँ पे कई तरीके वहाँ पे अपना सकता है। उसी को कहते हैं यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन है। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, पहला टेलीफोन सर्वे, टेलीफोन सर्वे, दूसरा आपका मेल सर्वे, ठीक, तीसरा आपका ऑनलाइन सर्वे, ठीक। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कई तरीके हो गए हैं, तो ये खुद नहीं कर सकता, ये इसके अलावा कई तरीके इसके पास हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर पे। 144 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान रखिए। 144 नंबर में ये कह रहा है उपायों से किए गए विशिष्ट अनुमानों की उपयुक्तता सार्थकता उपयोगिता कहलाती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द appropriateness मीनिंगफुल एंड यूजफुल ऑफ द स्पेसिफिक इंटरफेरेंस मेड फ्रॉम द मेजर। तो जो ध्यान रखिए उपायों से वैलिडिटी कहलाती है। वैलिडिटी का परिभाषा क्या है, वैलिडिटी मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप कर रहे हो क्या आप उसी चीज़ को कर रहे हो कि नहीं, जिस चीज़ का आप मेजर कर रहे हो क्या आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हो कि नहीं, ठीक। मान लो जैसे थर्मामीटर का कार्य है बुखार नापने का, ठीक। अब थर्मामीटर कुछ और नहीं नापेगा, क्या करेगा, सिर्फ बुखार नापेगा, तो जो थर्मामीटर है वो वैलिड है, ये ध्यान रखना। तो उसी को वैलिडिटी कहते हैं। जो टेस्ट कर रहे हो क्या वो सच में वही टेस्ट कर रहे हो या नहीं, ठीक। अगर आप वही टेस्ट कर रहे हो तो आप वैलिडिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया, क्वेश्चन में ये बोला गया उपायों से किए गए विशिष्ट अनुमानों की, मान लो जो भी उपाय है, ठीक, उससे जो भी उपयुक्तता सार्थकता उपयोगिता क्या कहलाती है, वैधता कहलाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट रिटेस्ट। टेस्ट रिटेस्ट क्या होता है, ये ध्यान, टेस्ट रिटेस्ट क्या होता है यहाँ पे ध्यान रख दो। टेस्ट रिटेस्ट, टेस्ट रिटेस्ट क्या होता है, मान लो सेम टेस्ट है, मान लो कोई सेम टेस्ट है, सेम पर्सन मतलब डिफरेंट टाइम में, मतलब ध्यान रखो यहाँ पे अभी समझा रहा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही टेस्ट को, ठीक, 2 बार किया गया और सेम पर्सन है, मतलब उसके बीच आज आप टेस्ट दिए, फिर कुछ समय बाद है सेम पर्सन क्या कर रहा है उसी टेस्ट को दे रहा है और दोनों के बीच की तुलना की गई, तो उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट रिटेस्ट कहते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना। अगर रिलायबिलिटी लग गया उसके सामने तो मतलब सेम अंक आ रहा है तो वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब सेम रिजल्ट आते हैं, कोई कोई कार्य करो और उसके बार बार सेम रिजल्ट आते हो तो उसी को रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। इंटररेटर क्या होता है, इंटररेटर मतलब यहाँ पे लिखते हैं इंटररेटर, इंटररेटर यहाँ पे क्या लिखा है, रिलायबिलिटी, ये ध्यान रखना। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इंटररेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है कि कोई मान लो ये वस्तु है, ठीक, ये कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। अब इसी प्रोडक्ट में 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को 2 व्यक्ति मतलब स्कोर दे रहे हैं, ये स्कोर देते हैं 4, ठीक, ये स्कोर देते हैं 4.5 मतलब 4.5, ठीक। ये ध्यान रखना, जब ये दोनों स्कोर एक ही वस्तु को देते हैं लगभग सेम रिजल्ट देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, इंटररेटर रिलायबिलिटी। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को जज करें या जजमेंट उनका जजमेंट आपस में मिलता है, मतलब जो नंबर दें यानी इसी को क्या कहते हैं, जजमेंट। तो एक ही जजमेंट उनका आपस में मिलता जुलता है तो उसी को क्या कहते हैं, इंटररेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। अब जो पहला ऑप्शन है आपका पैरेलल, जो समानांतर पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल
पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी, ये ध्यान रखो। पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखो कि क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ को जज करते हैं, तो इंटररेटर हो गया। पैरेलल में क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट को ठीक दो से अधिक लोग मेजर करते हैं, अलग अलग टेस्ट है, ये ध्यान रखो। पैरेलल मतलब ये दो लाइन खींच दिए, ठीक, यहाँ पे दो लाइन लगा दिए। अब क्या होता है, एक टेस्ट ये दे रहा है, ये पर्सन अलग अलग टेस्ट दे रहा है, मतलब यहाँ पे अलग पर्सन है, ये पर्सन अलग है, ये भी टेस्ट दे रहा है सेम, ठीक, ये भी टेस्ट सेम दे रहा है, सेम टेस्ट है, सेम टेस्ट, ये भी सेम टेस्ट हो गया। ये ध्यान रखो, सेम टेस्ट लेकिन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन, पर्सन क्या है, डिफरेंट है। और टाइम क्या होगा, टाइम भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी। अगर इनके स्कोर जो आते हैं, मान लो 5 में से 5 आए, एक को 4.5 आए 5 में से, तो इसी को क्या कहेंगे, पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी यानी समानांतर परीक्षण विश्वसनीयता कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर पे। 145 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सर्वेक्षण आधारित शोध, ध्यान रखना सर्वे किया जा रहा है, सर्वेक्षण आधारित शोध, जब आप प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्यों के बारे में कुछ गलत बताने का निर्णय लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, तो आप इसका उपयोग कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखो, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में कोई भी आप सर्वेक्षण आधारित शोध कर रहे हो, तो आप अपने प्रतिभागियों को क्या कर रहे हो, शोध के उद्देश्य के बारे में गलत बताने का निर्णय ले रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्टिव डिसेप्शन यानी सक्रिय धोखा। इसमें क्या होता है, एक्टिव डिसेप्शन में जब कोई शोधकर्ता क्या करता है, अपने प्रतिभागी को जानबूझ के कोई गलत जानकारी देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्टिव डिसेप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीहॉक्सिंग भी क्वेश्चन में आया है, मतलब PYQ में आया है, ये ध्यान रखो। तो डीहॉक्सिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई स्टडी रिसर्च खत्म हो जाता है, तो रिसर्च खत्म होने के बाद क्या किया जाता है, अपने प्रतिभागी को जो भी सच बात होती है, तो उसको जो भी मतलब उस रिसर्च का उद्देश्य होता है, तो उसको बताया जाता है कि मतलब आपको क्यों गलत बताया गया था, और जो भी आपका रिसर्च का पर्पस है, मतलब उद्देश्य है, उसको बताया जाता है। ये ध्यान रखना, इसको डीहॉक्सिंग कहते हैं। मतलब स्टडी खत्म हो जाएगा तब, मतलब जो रिसर्च हो जाएगा उसको खत्म होने के बाद जब भी आपको रियल पर्पस बताया जाता है कि आपको हम क्यों गलत बताए थे, या फिर हमारे रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डीहॉक्सिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक अवलोकन। अब इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट यानी जो प्रतिभागी होता है, क्या होता है, प्रतिभागी को बिना डिस्टर्ब किए, मान लो जो रिसर्चर होता है, मान लो ये कोई रिसर्चर है, ये शोध करता है, ठीक, ये शोध करता है, यहाँ पे उसके प्रतिभागी हैं। अब एक रिसर्चर जो भी है, जो भी शोध करता है, अब इसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना सिर्फ इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी प्राकृतिक अवलोकन। अब सेंसिटाइजेशन क्या होता है, सेंसिटाइजेशन संवेदीकरण। जैसे होता क्या है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, यानी कोई मतलब स्टूडेंट है, तो उसको बार बार क्या किया जा रहा है, भेदभाव के बारे में जागरूक कराया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, समय के साथ वो क्या करेगा, उस मुद्दे के प्रति क्या होगा, ज़्यादा सेंसिटिव या अवेयर यानी जागरूक हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन। समझ आ गया ये चीज़, मतलब सेंसिटाइजेशन मतलब होता है बार बार एक्सपोजर आप करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्शन होगा या फिर अवेयर न हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर पे। 146 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये N1 होगा, N1 और N2 के साथ दो स्वतंत्र नमूनों के माध्यम में परीक्षण अंतर के लिए क्रमशः दो नमूनों में मदों की संख्या T सांख्यिकी, यानी यहाँ पे T है, T सांख्यिकी की गणना स्वतंत्रता की निम्न डिग्री के साथ की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इसको बस आप एक बार रूट लर्निंग कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिए, फॉर टेस्टिंग डिफरेंस इन मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल विथ N1 होगा, ये N1 इस तरह है और N2 इस तरह है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम PDF बना रहे थे, तो हुआ क्या कि ये PDF उसको N1 ऐसे नहीं लिखा पा रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। N जो है, N तो ठीक है, जो उसके बेस में 1 लगा है वो नहीं, ये 1 नीचे नहीं आ पा रहा था, तो ये हमारे PDF मतलब हमारी गड़बड़ी थी कि हम इसको सही नहीं कर पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो N1 यहाँ पे जो इसका आंसर होगा N1 प्लस N2 और -2, N1 प्लस N2 -2, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 147 पे, मतलब 147 नंबर पे।
147 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ग्रंथ सूची, ठीक, यानी बिब्लियोग्राफी, फुटनोट में शोधकर्ता अक्सर संक्षिप्त नाम IBID का उपयोग करते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है? IBID मतलब होता है इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ और नाम हम सजेस्ट कर दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे IBID मतलब होता क्या है? इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा आप लिखो ET.AL, ET.AL मतलब होता है एंड अदर, एंड अदर। तीसरा जो आपका है विज मतलब होता है नेमली, ये याद कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो चौथा आपका है TR मतलब होता है ट्रांसलेटेड। जो पांचवा आपका है विड मतलब वाइड, इसका मतलब होता है रेफर टू। अब जो छठवां आपका है CF है, CF मतलब क्या होता है? CF मतलब होता है कंपेयर। जो सातवां आपका है EN मतलब होता है एंड नोट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे। 148 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 148 क्वेश्चन नंबर में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर एक शोध प्रश्न पत्र के चर्चा खंड में पाया जा सकता है? अब ये ध्यान रखो आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? चर्चा खंड, यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्कशन का मतलब समझो। यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन का क्या काम होता है? तो डिस्कशन जो भी सेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप रिसर्च कर लोगे तो जो रिजल्ट होगा उसका मतलब निकालोगे, मतलब उसको व्याख्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक। जो रिजल्ट के पहले आप जो भी आप स्टडी किए हो, मतलब क्या कहते हैं, जब भी रिसर्च स्टार्ट किए तो जो भी आप स्टडी किए थे उस टाइम उसको कंपेयर करेंगे रिजल्ट के साथ, है ये ध्यान रखिएगा। अब जो रिजल्ट आ गया उससे जो भी नया आइडिया है उसको क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है या फ्यूचर में या भविष्य में क्या उसके साथ शोध किया जा सकता है, मतलब फ्यूचर रिसर्च बताना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होता है, अब ये ध्यान रखो, अध्ययन में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया गया था। क्या होता है यहाँ पे उपकरण आपको नहीं बताना है, ठीक, यहाँ पे रिजल्ट के साथ इसको तुलना करनी है। तो रिजल्ट के आप क्या मतलब है, इसको पहले से क्या मतलब रिजल्ट के क्या आपके मतलब उस पर डिस्कशन किया जाएगा, आपके रिजल्ट है, ठीक, उस रिजल्ट का कंपेयर करना जो आप पहले जब स्टडी किए थे स्टार्टिंग में उससे कंपेयर करना, क्या ये भविष्य में किसी चीज़ के लिए मतलब रिसर्च किया जा सकता है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो उसमें डिस्कशन होता है। अब आपके परिणाम विषय पर मौजूदा अध्ययनों से कैसे संबंधित है, ये बात सही है, जो भी आपके रिजल्ट हैं उस विषय पर मौजूदा अध्ययनों से कैसे संबंधित, इसका डिस्कशन किया जाएगा। परिणामों का क्या मतलब है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट को देखा जाएगा। डिस्कशन में क्या किया जाता है, रिजल्ट को देखा जाता है। यहाँ पे डिस्कशन का एक कीवर्ड लिख लो, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट के साथ रिजल्ट का डिस्कस करना, ठीक, ये ध्यान रखना। जो चौथा ऑप्शन है आपका, किसी भी सांख्यिकी परीक्षण के लिए परिणाम क्या थे, यह भी क्या होता है, डिस्कशन सेक्शन में नहीं आता। जो ये ऑप्शन है, कौन से नए विचार, यानी ध्यान रखिएगा कौन से नए विचार सामने आते हो, जब आप रिसर्च कर चुके हो तो वहाँ पे कौन से उसके रिजल्ट के कौन से नए विचार सामने आते हैं जिनका आप बाद में उपयोग और मूल्यांकन कर सकते हो, बाद में मतलब भविष्य में, ये ध्यान रखना। तो BCE आपका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 149 पे। 149 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखो। मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग दिया है, क्लस्टर सैम्पलिंग दिया है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग दिया है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग दिया है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या किया है, पूरी जनसंख्या को वर्गों में डिवाइड किया गया है तो उसको क्या कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे। अब यहाँ पे एक एक डेफिनेशन को आप समझो, मतलब एक एक ऑप्शन को आप समझो। जो स्ट्रैटिफाइड है, यहाँ पे मान लो आपके पॉपुलेशन है, ठीक, पॉपुलेशन कैसा है, हेट्रोजीनियस, मतलब पॉपुलेशन में मेल फीमेल क्या कहते हैं, चाइल्ड, ये सब लोग आ गए। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है कि विषमता, मतलब सभी लोग अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। तो ये पॉपुलेशन हो गया जिसमें मेल M, फीमेल F, C फॉर चाइल्ड। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक ना। अब इसको डिवाइड किया गया, यहाँ पे भी क्या गया, होमोजीनियस में डिवाइड करेंगे, मेल को अलग, फीमेल को अलग, चाइल्ड को अलग। अब यहाँ से एक सैंपल क्या किया जाता है, यहाँ से मेल को 4 कर दिए, फीमेल को 6 कर दिए,
चाइल्ड को 7 करते हैं। अब इस सभी सैंपल को उठा के आप स्टडी करते हो तो इसी को क्या कहेंगे, आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, जो अब क्या होता है, जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है, वही ऐसी पॉपुलेशन को, स्ट्रैटिफाइड आपको समझ आ गया। अब यह क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये पॉपुलेशन को क्या करेगा, यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन बनाएगा एमएफसी का, ठीक, यहाँ पे भी पॉपुलेशन एमएफसी का बनाएगा। 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मान लो आप कितना भी ग्रुप डिवाइड करो, ठीक। अब इसमें से कोई भी एक ग्रुप उठा के आप स्टडी करते हो तो उसी को क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, जब शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को लेता है या कलेक्ट करता है तो उसी को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब जैसे वो क्या हुआ कि शोधकर्ता किसी कॉलेज के बाहर क्या हुआ, खड़ा हो गया, तो वहाँ से जो भी बच्चे स्टूडेंट कॉलेज से निकल रहे हैं तो उसका सैंपल ले लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब किसी को क्या कहते हैं, सैंपल लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस को कई नामों से जानते हैं, हफाजत सैम्पलिंग, ठीक, ये ध्यान रखना, या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। अब सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, ये ध्यान रखो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक, ये पहला यहाँ से लेके ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पहला सेलेक्ट करोगे, पहला जो यूनिट सेलेक्ट करोगे वो रैंडमली सेलेक्ट करोगे। मान लो ये दूसरा यूनिट हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक, ये रैंडमली, क्योंकि हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने जो पहला यूनिट सेलेक्ट किया वो रैंडमली, मतलब हम किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली मतलब होता है किसी को, सभी को समान अवसर मिलते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहला यूनिट हम रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, दूसरे वाले को। अब हम क्या बोले, इसके बाद हर तीसरा मेंबर क्या होगा, हमारे मतलब रिसर्च का पार्ट बनेगा, मतलब हमारा प्रतिभागी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, हर तीसरा मेंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, हर तीसरा मेंबर क्या होगा, मेरे रिसर्च का पार्ट बन गया। तो इसी को क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक, क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, या इक्वल गैप या इंटरवल सैम्पलिंग कहते हैं। इक्वल गैप वाला सैम्पलिंग, ये ध्यान रखना, क्या हुआ, इक्वल यहाँ पे गैप होगा, इक्वल गैप, इसी को क्या कहेंगे, सैम्पल, मतलब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहेंगे। जो पहला यूनिट होगा सेलेक्ट, वो क्या होगा, रैंडमली सेलेक्ट होता है, रैंडम सेलेक्ट, मतलब समान अवसर मिलता है सबको, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर 150। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एक परिमित जनसंख्या के वितरण के नमूने के साधन का मतलब क्या होता है। एक परिमित है मतलब मीन ऑफ मीन्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को इसको हल करके समझाते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखो, मान लो कोई पॉपुलेशन, मान लो, ठीक, यहाँ पे लेट मी, ठीक, यहाँ पे जो कोई भी पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8, ये ध्यान रखो। अब इसका पॉपुलेशन मीन निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन, जनसंख्या माध्य, पॉपुलेशन मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक, म्यू से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसका मीन जब भी निकालेंगे 2 + 4 + 6 + 8, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप ध्यान रखो, 10, 10, 10, 20, ठीक, यहाँ पे 6, 4, 10 हो गया, ये 8, 2, 10, 10, 10, 20 हो गया। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। यहाँ पे कितने बार में गया, 5 बार में, ये ध्यान रखो। अब मान लो कोई भी, ठीक ना, अब हम 2, 4 को सिर्फ क्या करते हैं, इसका मीन निकालते हैं, 2 और 4 का। तो 2, 4 का जब मीन निकालेंगे तो कितना आ गया, 2, 4, 2 + 4, 2 + 4 / 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6/2, तो यहाँ पे 3 आ गया, ध्यान रखो। अब क्या होता है कि हम 4 और 6 का मीन निकालते हैं, 4 + 4 और 6 का, तो 4 और 6 का निकालेंगे, 4 + 6/2, तो यहाँ पे 10/2, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अब ध्यान रखो क्या होता है, 2 + 6 का, 2 + 6/2, यहाँ पे क्या होगा कि 8/2। हम अभी आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, हम 2 का कर लिए, 2 से 4 का 6 कर लिए, 4 का 2 में कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, अब 2 और 8 का करते हैं, 2 और 8, तो यहाँ पे 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10/5 आ गया। अब ध्यान रखो, हम थोड़ा जल्दी करते हैं। अब 4 का 6 में हो गया, 4 का अब 8 में करते हैं, 4 और 8 का जब करेंगे
तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, 6 और 8 का करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। अब ध्यान रखो, इस सबको जोड़ के क्या करो, आप उसका मीन निकालो। तो 3 + 5 + 4 + 5, यहाँ पे 1 मिनट, +5 + 6 + 7। अब इसको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्यों लिए हैं, आप कुछ भी ले लो, मतलब सैंपल साइज आप 3 ले लो, सैंपल साइज क्या करो 4 ले लो, ठीक ना, आएगा मीन इक्वल ही। अब यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे 6 से। अब इसको जोड़ते हैं पहले। अब होता क्या कि 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 मतलब 8 4 क्या होगा 13, ठीक, 13 5, ठीक, 18, 18 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान रखो, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, ठीक, 17 6 23, 23 7 30, ये ध्यान रखो, 30 / 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे भी 5 आया, अब इसका यहाँ पे भी 5 आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये ध्यान रखो, उस संख्या के माध्य के बराबर आता है। आप सैंपल साइज कितना भी लो, मतलब 2 लो, यहाँ पे सैंपल साइज हम क्या लिए थे, सिर्फ 2 लिए थे, यहाँ पे देखो सिर्फ 2 नंबर लिए थे, तो आप 3 भी ले सकते हो। और सैंपल साइज जब भी आप कोई भी लो तो यहाँ पे जो इसके मीन आएंगे वो इक्वल आएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 151। 151 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अनुसंधान डिजाइन और कार्य प्रणाली में जिन मुख्य प्रकार की वैधता का सामना करना पड़ता वे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एनकाउंटर्ड इन रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। और तो इंटरनल होता है इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, स्टैटिकल कंक्लूजन, ये ध्यान रखना। तो इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता था, कॉज और इफेक्ट इसका कीवर्ड है, कॉज इफेक्ट, ये ध्यान रखना। और जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो क्या होता है, आप इसका कीवर्ड बियॉन्ड होता है, इसका कीवर्ड बियॉन्ड मतलब कोई आप रिसर्च कर रहे हो, क्या उस मतलब उसका रिजल्ट जो है किसी दूसरे जगह अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि क्या आप जिस चीज़ को मेजर कर रहे हो क्या आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हो कि नहीं, मतलब जैसे आप IQ के मेजर कर रहे हो तो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हो कि नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट, यानी किसी चीज़ को इनडायरेक्ट देखना। स्टैटिकल कंक्लूजन क्या होता है, ये ध्यान से समझ। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी स्टैटिकल टेस्ट होंगे, मतलब सांख्यिकी मतलब परीक्षण होंगे और डेटा एनालिसिस सही तरीके से कोई किया गया है या नहीं, इस चीज़ को देखा। अगर सही तरीके से किया जा रहा है तो स्टैटिकल कंक्लूजन आपका वैलिड है, अगर नहीं किया गया तो स्टैटिकल कंक्लूजन है यानी सांख्यिकी निष्कर्ष आपका वो गलत है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ABCD ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर पे। 152 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ध्यान रखो, यहाँ पे नमूनाकरण जहाँ जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक से अधिक बार नहीं चुना जाता तो उसे प्रतिस्थापन के साथ नमूनाकरण कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना। जब एक से अधिक बार चुना ही नहीं गया है तो ये ध्यान रखो क्या सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट होगा। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो तब हम आपको समझा रहे हैं कि दूसरा जो स्टेटमेंट है नमूनाकरण जहाँ जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को एक से अधिक बार चुना जाता है, ठीक, तो उसे प्रतिस्थापन मतलब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या किया गया, इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे एक बार समझाते हैं आपको। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट यहाँ पे समझो आप, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है। जब एक ही व्यक्ति को मतलब कोई भी वस्तु हो, चाहे एक ही वस्तु को या कोई एक ही व्यक्ति को जब कई बार चुना जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कहेंगे। एक ही व्यक्ति या वस्तु को कई बार चुना जाता है तो उसी को क्या कहेंगे सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कहेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको समझो आप, सैम्पलिंग ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा क्योंकि विदाउट लगा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है जब एक बार चुने जाने के बाद वह व्यक्ति क्या होगा दोबारा नहीं चुना जाएगा। एक ही व्यक्ति या वस्तु को
दोबारा नहीं चुना जाता है, दोबारा नहीं चुना जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट दिया है एक से अधिक बार चुना जा सकता है, तो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट ऑप्शन मतलब ये दे दिया है, जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक से अधिक बार जब नहीं चुना जाएगा तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यानी क्रॉस मतलब क्वेश्चन हो गया है। ठीक, ये ध्यान रखना, क्रॉस आंसर दे दिया है। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। एनटीए कभी कभी स्टेटमेंट जब भी क्वेश्चन देता है तो ऊपर का जो डेफिनेशन होता है वो नीचे दे देता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, और जो सेकंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर पे। 153 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में यूजीसी द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान पत्रिकाओं की सूची तैयार करना और बनाए रखने के लिए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स की स्थापना की गई है। ये ध्यान, जो यूजीसी है, यूजीसी 2018 में क्या किया, 2018 में एक केयर की स्थापना करता है, केयर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स है। इसको डिसकंटिन्यू किया गया अभी जस्ट 2025 या 24 में, इसको डिसकंटिन्यू किया गया, मतलब इसको बंद कर दिया गया केयर को, ये ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, केयर जो भी करता है, भारत में जो भी यूजीसी द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और बनाए रखने के लिए क्या किया गया, केयर की स्थापना की गई। ये किसके द्वारा की गई, यूजीसी द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना। ये हम आपको बता देते हैं कि कब डिसकंटिन्यू किया गया केयर को। इसको डिसकंटिन्यू 11 फरवरी 2025 को डिसकंटिन्यू मतलब इसको बंद कर दिया गया केयर को, ये ध्यान रखना। जो मार्गदर्शन दस्तावेज, ठीक, यानी गाइडेंस डॉक्यूमेंट गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस, ठीक, हैज़ बीन पब्लिश बाय केयर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखो कि केयर द्वारा अच्छी अकादमिक शोध पद्धतियाँ 2020 में प्रकाशित की गई। यहाँ पे क्या है, जो गाइडेंस है, मतलब यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ ये जो मतलब ये क्या है, GARP, गुड, जी फॉर गुड गाइडेंस, मतलब यहाँ पे गाइडेंस नहीं, गुड एकेडमिक, ए फॉर एकेडमिक, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रैक्टिस, ये ध्यान रखो। इसको किसने पब्लिश किया था, इसको यूजीसी ने पब्लिश किया था, यूजीसी ने, ठीक। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे केयर ने नहीं किया था बल्कि यूजीसी ने किया था, ये ध्यान रखना। कब, 2020 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहला आपका है वो सही है, जो दूसरा है आपका गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 सही। अब यहाँ पे क्या बोला, 154 नंबर क्वेश्चन में, 154 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट करते हुए एक अध्ययन में प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्म व और अनजाने में प्रभावित करने के शोधकर्ताओं की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट कहलाता है। इसको समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब कोई रिसर्चर यानी जब कोई शोधकर्ता अनजाने में क्या करता है, अपने प्रतिभागी के बिहेवियर को प्रभावित कर देता है, जिससे क्या होता है, जो भी वास्तविक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब स्वतंत्र वेरिएबल है, उसका इफेक्ट क्या होता है, छिप जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट, यानी प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह प्रभाव, ठीक, ये ध्यान रखना। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, हार्थोन इफेक्ट क्या होता है, इसको समझो। प्लेसिबो में क्या होता है, प्लेसिबो मतलब रिप्लेस करना है किसी चीज़ को। मान लो कोई असली दवा है, ठीक, ये कोई नकली दवा है, ये असली दवा है, ये नकली दवा है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है यानी मरीज आता है, ये डॉक्टर है, यहाँ पे कोई मरीज आता है, ये मरीज को क्या किया गया, इसको मतलब डॉक्टर क्या देखा कि इसको कोई बीमारी नहीं हुआ है, मतलब कोई बीमारी हुआ भी है, ठीक। अब उसको पता है कि इसको असली दवा ना देकर कोई नकली दवा भी दे देंगे तो भी इसको सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, डॉक्टर इसको नकली दवा दे देता है, मतलब जो चीनी वाली गोली नहीं होती है तो उसको दे दिया गया। अब उस चीनी वाली गोली को दिया गया, अब मरीज को क्या लगा, ये असली दवा है जो चीनी वाली गोली है। अब इसको क्या हुआ कि विश्वास करके खा रहा है कि असली दवा है, हमारी बीमारी सही हो रही है। इसको बाद में इफेक्ट जो आया, इसकी बीमारी सही हो गई, तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब क्या होता है कि इसमें समझो, जब प्रतिभागी को लगता है कि उस पर जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका असर हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या किया, डॉक्टर जो है शुगर पिल, मतलब जो शुगर की गोली दी गई है
उस मरीज को, तो क्या हो रहा है, उसका असर मतलब काम कर रहा है, उसका असर हो रहा है, जबकि असल में वो क्या है, वो गोली क्या है, नकली है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हार्थोन इफेक्ट क्या होता है, इसमें ध्यान से समझो। जब कोई प्रतिभागी सिर्फ इसलिए अलग बिहेवियर मतलब इसलिए अलग व्यवहार करता है क्योंकि उसके पता है कि उन्हें मतलब एक निगरानी किया जा रहा है, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है। मान लो जैसे अब समझो बिग बॉस इस टाइम सीजन चल रहा है, ठीक। बिग बॉस में जो कैमरे लगे हैं उस पर निगरानी किया जा रहा है। तो जो भी बिग बॉस में जो भी पार्टिसिपेंट है, ठीक ना, अब उनके व्यवहार क्या हो रहा है, जो वास्तव में रियलिटी है उससे अलग हट के क्या करते हैं वो लोग व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पे क्या है, निगरानी में है, मतलब कैमरे हमारे चारों तरफ लगे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हार्थोन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे बिग बॉस का एग्जाम्पल ले लेना, बिग बॉस, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर पे। 155 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एपीएस शैली में लिखे गए एक शोध पत्र के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको 9 पॉइंट है इसके। अब इस 9 पॉइंट को हम पिछले क्लास में भी बताएं, जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कराएं, आज भी बता देते हैं, आप लोग उसको रट लीजिएगा, ये ध्यान रखना। अब इसको समझो आप। जो पहला आपका है टाइटल पेज, जो दूसरा आपका है इसमें एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये ध्यान रखना, ये सिर्फ संक्षिप्त में होता है, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, हम आपको सॉल्व कराएं। जो तीसरा मतलब वो स्टेप होता है इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल बताया जाता है, इंट्रोडक्शन। जो चौथा आपका स्टेप है मेथड, मेथड। जो पांचवा स्टेप है आपका रिजल्ट। जो छठवां स्टेप है आपका क्या है, डिस्कशन। अभी डिस्कशन से जस्ट मतलब एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, अभी जस्ट ऊपर सॉल्व करा है आपको। डिस्कशन में क्या होता है कि मतलब क्या होता था, आपको रिजल्ट पे डिस्कस किया जाता था, ठीक। सातवां आपका क्या होता है, रेफरेंस, रेफरेंस। जो आठवां आपका होता है टेबल। जो नौवां आपका होता है, जो नौवां आपका होता है फिगर। ये ध्यान रखो आप, यहाँ पे क्या होता है, ये फिगर है, फिगर लास्ट में होगा, टाइटल पेज सबसे ऊपर होगा, टी आपका सबसे ऊपर। ऊपर के मतलब स्टेप अगर याद भी करना है तो ऊपर के 3 याद कर लो और लास्ट के 2, तब भी आपका काम बन जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आपको, क्योंकि सीक्वेंस जब होता है ना तो आप कोई ना कोई पहला ऊपर के 3 दिए होंगे या लास्ट के 2 दिए होंगे, बीच में लगभग ये इतने नहीं देंगे, इतना नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो पहला आपका क्या है, यहाँ पे टाइटल पेज दिया है, नहीं दिया है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहले नंबर पे आएगा। मेथड, मेथड दिया है, मेथड दूसरे नंबर पे आ गया। रिजल्ट, रिजल्ट दिया है, तीसरे नंबर पे रिजल्ट आ जाएगा। डिस्कशन दिया है, डिस्कशन नहीं दिया। ये क्या दिया, टेबल दिया और फिगर दिया, ध्यान रखो। टेबल पहले चौथे नंबर पे आ जाएगा और फिगर आपके 5वें नंबर पे आ जाएगा, मतलब सी, फिर बी, सी बी, फिर ई, फिर आपके कौन से आ जाएंगे, डी और फिर ए, ये ध्यान रखना। सी बी ई डी ए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर पे। 156 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा, जिस हद तक एक माप अलग अलग समय लोगों के समूह या साधन के संस्करण में समान अंक प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे मतलब रिलायबिलिटी का परिभाषा समझो, क्योंकि इसका आंसर आपका रिलायबिलिटी होगा। जब कोई आप एक कार्य को करते हैं और बार बार मतलब एक ही कार्य को जब बार बार करते हैं और बार बार क्या होता है सेम रिजल्ट, तो उसी को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, ठीक। अब ध्यान रखो, मान लो आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अब क्या करो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक ही टेस्ट को कई बार दिए, मॉक टेस्ट दिए 1 बार 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। अब 5 में क्या हुआ कि कभी 60 नंबर आ गए, कभी मान लो 65 नंबर आ गया, कभी क्या हो रहा है फिर 63 नंबर आ गया, कभी क्या हो रहा है 68 नंबर आ गया, कभी क्या हो रहा है फिर 66 नंबर आ गया। मतलब जब भी आपके लगभग आसपास रिजल्ट आ रहा है तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है। समझो आप, जब एक ही कार्य को बार बार करते हो और सेम रिजल्ट आते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। आपको कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आपको पढ़ा दिया गया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, वहाँ से आप समझें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर पे। 157 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्नोबॉल प्रतिचयन एक प्रकार का रैंडम मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन है। स्नोबॉल सैंपलिंग
इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। क्या ये रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है? ध्यान रखो, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग हम आपको ट्रिक बताए थे जब पढ़ाए थे, तो ट्रिपल एस सी। तो जो पहला होता है आपका टाइप सिंपल रैंडम, जो दूसरा आपका होता है स्ट्रेटिफाइड, तीसरा आपका सिस्टमेटिक, चौथा आपका क्लस्टर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इससे टाइप आपको नहीं भूलेंगे, ट्रिपल एस सी। अब जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, क्या ये रैंडम सैम्पलिंग है? नहीं, क्योंकि ये नॉन रैंडम में आता है, नॉन रैंडम। अब जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है इज ए हेल्पफुल व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू हार्ड टू रीच ग्रुप है। देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है स्नोबॉल में कि जैसे पहले कुछ पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी चुने जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं दूसरे मतलब अपने मतलब वही प्रतिभागी क्या करेगा, दूसरे लोगों से कांटेक्ट करेगा, उससे आपको डिटेल बताएगा कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक। तो क्या होगा, मतलब आप रिसर्चर के जो भी पार्ट है यहाँ पे समझो, मान लो ये कोई शोधकर्ता है, ये शोधकर्ता किसी दो ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करता है जो उसके पार्टिसिपेंट है, ठीक। अब इस पार्टिसिपेंट के द्वारा, अब यहाँ पे समझो, मान लो कोई शोधकर्ता है, ये शोधकर्ता, ठीक। अब इसके ये क्या होते हैं, ये प्रतिभागी हैं दो। अब इन प्रतिभागी से क्या आ जाएगा, अपने जैसे दो और लोगों को बताओ, ठीक। ये भी दो और अपने लोगों को खोजेगा, तो अभी ये शोधकर्ता के बारे में बताएंगे, ठीक। ये क्या होगा, इसके प्रतिभागी बन गए शोधकर्ता के। अब इनसे दो लोगों को बोला जाएगा, अब इनसे भी दो लोगों को बोला जाएगा। ऐसे क्या होगा, एक चेन बनता गया, यानी रेफर बनता गया, ठीक। तो यह क्या स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब आप अपने जो भी प्रतिभागी हैं, आप क्या करो यहाँ पे, जब किसी पॉपुलेशन में क्या होता है डायरेक्टली रीच करना, यानी डायरेक्टली उसके पास पहुँचना क्या होता है मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कोई ड्रग्स एडिक्टर मतलब एडिक्ट है, ठीक। तो क्या किया जाता है, या कोई रेफ्यूजी है, ठीक, या कोई हिडन कम्युनिटी मतलब छिपा हुआ जो समूह होता है, ठीक, वो है, तो आप उसके पास पहुंच नहीं पाओगे। आप क्या करोगे, किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप उसके पास पहुंचोगे, फिर वो उस व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति के पास पहुंचेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं, हार्ड टू रीच। यहाँ ध्यान रखना, दुर्गम समूहों से संबंधित होता है। ये तभी स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज किया जाता है जब आप उस प्रतिभागी के पास नहीं पहुंच पाते हो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस प्रतिभागी के पास पहुंचते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। पहला आपका ऑप्शन स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक विषम वितरण के मामले में ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हुआ है कि ये छूट गया है, मतलब इसको मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लो इसको, इन द केस ऑफ निगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान रखो, निगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो निगेटिव स्क्यू मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ध्यान से समझो। मान लो ये एक लाइन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे बीच में जो होता है वो मोड होता है, इधर मीडियन होता है, मीडियन। यहाँ पे क्या होगा, मीन होगा। इधर बीच में क्या होगा, ये मीडियन होगा, मीडियन। इधर क्या होगा, मीन होगा। अब जहाँ जहाँ ये लिखे हैं उसके डायरेक्ट नीचे एक सीधा लाइन आप खींच दो। यहाँ पे मीडियन का एक लाइन हो गया, ये मीन का एक लाइन हो गया, ये मोड का एक लाइन हो गया, यहाँ पे मीडियन एक लाइन हो गया, और यहाँ पे एक मीन लाइन हो गया। ये ध्यान रखना आप लोग। अब होता क्या है कि जो मोड है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, आप क्या करो, राइट साइड से, ये आपका बीचों बीच का क्या है, एक बिंदु है, तो ये आपका क्या है, राइट साइड, ठीक। ये आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक। ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, निगेटिव, और जो राइट साइड को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक। ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग यहाँ पे, अब क्या करो, राइट साइड से आप क्या करो, ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, ऊपर की तरफ आप क्या करो, बढ़ते रहो, और लेफ्ट साइड की तरफ आप उतरते रहो, मतलब नीचे आते रहो। ये ध्यान रखना, इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा निगेटिव किसके तरफ होता है। ये ध्यान रखो, सिर्फ आप 4 एरो लगाना, आप बीचों बीच में मीन और मीडियन के बीच एरो लगाना, मीडियन और मोड के बीच, मोड और मीडियन के बीच, फिर मीडियन और मीन के बीच। ये ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया, निगेटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा निगेटिव जो पॉइंट है, जो निगेटिव वाला है, सिर्फ यही है निगेटिव। अब हम सिर्फ निगेटिव वाले पर ध्यान देंगे। अभी हम आपको बता देंगे कि निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, उसके भी बता देंगे।
ये सिर्फ हम निगेटिव कर दिए। अब निगेटिव में क्या पूछा है कि हमें ध्यान रखो, निगेटिव हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, मोड लिख लेते हैं, ठीक। मोड के बाद मीडियन लिख लेते हैं, मीडियन के बाद मीन लिख लेते हैं। अब ध्यान रखो, मोड की तरफ क्या हुआ, मुंह आपका ओपन है, ये जो ध्यान रखो 1 और 2 ये इसके बाद बड़ा है, तो मुंह ओपन कर देंगे मोड की तरफ। यहाँ पे सिंबल देखो ध्यान से, ये सिंबल है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मोड की तरफ क्या है आपका, मुंह ओपन है, मोड की तरफ हम मुंह खोल दिए, ठीक। मीडियन की तरफ क्या था, बंद था, ये मीडियन की तरफ है, यहाँ ध्यान रखो मीडियन की तरफ, ये वाला यहाँ पे ब्लैक वाला लेते हैं, ये क्या है, मीडियन की तरफ मुंह बंद है। अब मीडियन की तरफ हम क्या किए, मुंह बंद कर दिए, क्योंकि ये मीडियन है, ये मोड है, सिर्फ दो की तुलना करो अभी, मोड और मीडियन की, क्योंकि यहाँ पे मोड लिखा है और मीडियन, तो मोड और मीडियन में देखेंगे एरो क्या है आपका, मोड की तरफ ओपन है, मीडियन की तरफ बंद है, ये ध्यान रखना। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, मीडियन और मीन की तुलना करेंगे, मीडियन और मीन की तुलना करते हैं, तो मीडियन और जब मीडियन और मीन की तुलना करें, ध्यान रखो मीडियन की तरफ क्या, मीन की तरफ आपका मुंह बंद है, मीडियन की तरफ ये ओपन है, ये ध्यान रखो, ये चीज़ ध्यान रखना, इस पे, इस एरो पे, इस सर्कल पे ध्यान रखना। इस सर्कल पे आप ध्यान रखो, ठीक। अब मीडियन की तरफ क्या, मुंह ओपन है, अब मीन की तरफ बंद है, तो ये आपका क्या होगा, ये निगेटिव वाला होगा, निगेटिव स्क्यूनेस, निगेटिव स्क्यूनेस, ठीक, ये ध्यान रखना, यानी नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक विषम वितरण, ठीक, ये ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन जो होगा, आप यहाँ पे ध्यान रखो, मोड की तरफ क्या मुंह ओपन है, मीडियन की तरफ क्या मुंह ओपन है, मीन की तरफ बंद है, ये ध्यान रखना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आपका पॉजिटिव वाला में ध्यान रखना, आप लोग इसको पॉजिटिव और निगेटिव आपको एक वीडियो में समझाया है, आप उस क्लास को जरूर देखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर पे, 159 नंबर। अब ध्यान रखो, एक प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा, ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और विचारों का मूल्यांकन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, पीयर रिव्यू कहलाता है, ठीक। पीयर रिव्यू समझो आप क्या होता है, जब कोई रिसर्चर, मतलब क्या कहता है, जब किसी शोधकर्ता का क्या किया जाता है, आर्टिकल, जो भी आर्टिकल लिखा है या पेपर, जो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, या जो भी आइडिया है उस फील्ड की, मतलब जो उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है उसको द्वारा जांच किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू, यानी पीयर इवैल्यूएशन या सहकर्मी समीक्षा कहते हैं। तो ये ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा, मान लो आप कोई भी रिसर्चर है, मान लो एज अ रिसर्चर कोई भी पीएचडी कर रहा है, तो उसका रिसर्च पेपर जो भी है, ठीक, उसके जो सुपरवाइजर होते हैं वो क्या होता है, उस फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक, ये ध्यान रखना, जो भी आप टॉपिक ले उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आपके जो भी प्रोफेसर है, ठीक, जो भी सुपरवाइजर है आपके, तो आपसे क्या सीनियर है, अब वो एक्सपर्ट भी है उस क्षेत्र में रिसर्च कराने में, तो आप जो भी आप रिसर्च करेंगे या जो भी रिसर्च पेपर लिखेंगे, तो आप उनसे क्या करेंगे, रिव्यू करें, मतलब जांच कराएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू कहते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखना। एक यहाँ पे समझो, एक प्रक्रिया जिसमें क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और विचारों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जांच किया जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, पीयर रिव्यू कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब इसके बाद 40 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शोधकर्ता पांडुलिपि लिखते समय अक्सर संक्षिप्त नाम et.al का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब होता है et.al का मतलब एंड अदर, जो भी एंड अदर होता है यानी और अन्य। अभी जस्ट ऊपर आपको इसका पूरा लेवल 10 मतलब 8 या 9 इसको सॉल्व कराया है, तो इस चीज़ को रट लीजिएगा, यानी रूट कर लीजिएगा, आप जितना मेमोरी पावर है उसको रट किएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनेंगे, ध्यान रखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जरूर दो तीन रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस पे हमको फोकस करें, जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उसको फोकस कर लें, तब भी हमारा नेट हो जाएगा या JRF हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम जो सिलेबस में है, जो सिलेबस से अकॉर्डिंग आ रहा है, उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आउट ऑफ सिलेबस है तो वो तो सबके लिए है, ये ध्यान रखना। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आप प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करिए और उसको समझिए। अगर नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे पूछिए, टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।